यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम पहले बात करेंगे भारतीय सेना की या यूं कह ले भारत की एक ऐसी डिफेंस स्ट्रेटजी के बारे में जिससे पूरी की पूरी सेना का कायाकल्प हो सकता है। और भविष्य में हमारी वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट जिसके लिए हम आज काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, कल को वो काफी आसान भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आप सोच के देखिए, एक ऐसा भारत जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अलग अलग फाइटर जेट प्रोडक्शन लाइन एक साथ काम कर रही हो, जहां हर साल दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों एडवांस फाइटर जेट बन रहे हो। और सबसे बड़ी बात, भारत वहां पर सिर्फ खरीदार ना हो बल्कि खुद एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका हो। यहाँ पर मैं किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, शायद ये हमारी आने वाली रियलिटी है। आइए जानते हैं। जी हाँ, 2030 के दशक के बाद हमें या 2030 के दशक में हमें ये देखने को मिलेगा कि भारत एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा है, जहां पर तीन अलग अलग फाइटर जेट तेजस मार्क टू, राफेल और एम का एक साथ भारत में बनते हमें दिखाई पड़ रहे हो। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी की एक बड़े बदलाव की तरफ इंडिकेशन है, जहां पर पहली बार पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलेगा, और तीनों मिलकर भारत को एक एयर पावर सुपर हब बनाने वाले हैं। अब सबसे जरूरी बात करते हैं तेजस मार्क टू की। देखिए, ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो अपनी उड़ान के काफी करीब है, और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा, यानी एचएएल की तरफ से इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। ये एयर सुपियोरिटी, ग्राउंड अटैक और मल्टी रोल मिशन के लिए काफी उपयुक्त है। ये इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी आने वाले भविष्य में बनने वाला है। और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरीके से भारत में ही बनाया जाएगा। दूसरा है यहाँ पर राफेल की प्रोडक्शन लाइन। ये फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन के द्वारा बनाए जाते हैं, और अब भारत में डीआरएएल की जो पार्टनरशिप है उसके अंतर्गत इन विमानों का निर्माण करना है। यहाँ पर भी भारत सिर्फ खरीद नहीं कर रहा है, बल्कि राफेल फाइटर जेट भारत में असेंबल होंगे और मैन्युफैक्चर भी होंगे। इसका मतलब ये है, ज्यादा जेट्स होंगे, कम लागत होगी और हाई इंडिजिनस कंटेंट हमें देखने को मिलेगा, यानी टेक्नोलॉजी भी भारत में आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे गेम चेंजर स्टेप पर, वो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम एमका के नाम से जानते हैं। यह भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, जहां पर हम फीचर्स की बात करें, स्मार्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इंटरनल वेपन बे, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, एआई इनेबल्ड सिस्टम, और यहाँ पर ये चीजें एमका में देखने को मिलने वाली हैं। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इस बार एमका प्रोग्राम को कोई इकलौती यूं कह लें जो डिफेंस पीएसयू है वो लीड नहीं करेगी, बल्कि ये प्रोग्राम इस बार लीड किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम हो गया, लार्सन टोब्रो हो गया, भारत फोर्ज हो गए। यानी पहली बार भारत का कोई फाइटर जेट प्राइवेट इंडस्ट्रीज के हाथ में होगा। अब ये एक ऐतिहासिक कदम है और इसमें बहुत कुछ खास है, लेकिन इससे पहले आप पूछे इसमें इतना खास क्यों है, आइए जान लेते हैं। देखिए, तीन प्रोडक्शन लाइंस का मतलब ये है 3 गुना ज्यादा स्पीड। एयरफोर्स की स्क्वाड्रन शॉर्टेज तेजी से यहाँ पर खत्म होगी। इसके अलावा हेल्दी कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंपटीशन हमें मुख्यतः देखने को मिलने वाला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वर्सेस प्राइवेट कंपनियों के बीच में, जिसका रिजल्ट ये होगा कि हमें बेहतर क्वालिटी देखने को मिलेगी, कम कॉस्ट देखने को मिलेगी और फास्टर डिलीवरी हमें देखने को मिल सकती है। हजारों इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स मिलकर काम करेंगे, नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, जैसे कि स्टेल्थ डिजाइन हो गई, एडवांस एवियोनिक्स हो गई, सिस्टम इंटीग्रेशन हो गया, इन सब की जानकारी उनको मिलेगी। और अलग अलग जो प्रोडक्शन लाइंस हैं वो अलग अलग सप्लाई चेन भी लेकर आएंगी। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और ज्यादा मजबूत होगी। आज भारत काफी हद तक अपनी चीजों को इंपोर्ट करता है, कल यही चीजें एक्सपोर्ट भी की जा सकेंगी। इसका असर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत बनेगा एक एरोस्पेस हब, टेक्नोलॉजी लीडर और ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर। और सबसे बड़ी बात, भारत अब किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहता और ना ही डिपेंड रहना चाहता है। और यही कारण है कि तीन अलग अलग प्रोडक्शन लाइन हमारी जो वायुसेना है इसके कायाकल्प के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। कुछ रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो SU-57 फैलन है, ये अगर आता है तो इसके अलग एडवांटेजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का आसमान बदलने वाला है, जहाँ पर तेजस मार्क टू, राफेल और एमका तीनों मिलकर उड़ान भरेंगे। जहाँ पर तेजस मार्क टू ताकत देगा, राफेल मजबूती देगा और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भविष्य के युद्ध के लिए हमें तैयार करेगा। ये सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं है, बल्कि अब ये बात है आत्मनिर्भर भारत की उड़ान का, जिसको लेकर रोड मैप तैयार किए जा चुके हैं। और इसमें हमें हेल्दी कंपटीशन इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि आमतौर पर अभी एचएएल की जो मोनोपोली चल रही है, इसमें उनका डिले डिले का गेम काफी होता है। और जब उन्हें प्राइवेट सेक्टर से अच्छा खासा कंपटीशन मिलेगा, तो ये जो डिले का गेम है शायद वो हमें कम दिखाई पड़े या पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि उनको भी ये डर रहेगा कि अगर हम सही से काम नहीं करेंगे तो जो काम आज हमारे पास काफी सुगमता के साथ आ रहा है, कल को वो काम या तो आधा हो जाएगा या तो फिर हमारे ऊपर भरोसा करना ही बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप इसको क्या सही मानते हैं या गलत, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।
अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं घातक के नेवल वेरिएंट के बारे में। अब यहाँ पर इमेजिन करिए कि घातक स्टेल्थ फाइटर जो इंडियन एयरफोर्स की ताकत बनने वाला है, अगर वही हमें इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करता हुआ नजर आए तो कैसा होगा। जी हाँ, घातक प्रोग्राम अब इंडियन एयरफोर्स से निकल करके इंडियन नेवी की राह में आगे बढ़ चुका है और भारतीय नौसेना भी इसके स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ हम समझेंगे घातक का नेवल वेरिएंट क्या है, क्यों जरूरी है, क्या बदलाव होंगे और कैसे ये हमारी नेवल वॉरफेयर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। देखिए, घातक यूकैप की जहां तक बात रही तो ये एक स्टेल्थ ड्रोन है जो बिना पायलट के मिशन पूरा कर सकता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ऑरा प्रोग्राम के तहत हुई थी, जहां पर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाए गए थे, लेकिन अब ये फुल फ्लेज ऑपरेशनल वेपन बनने जा रहा है। इसकी डिजाइन फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन में है, यानी वही B-2 बम्बर या B-21 रेडर वाली। इसमें टेल नहीं होती, जिससे कि इसका रडार डिटेक्शन काफी कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि दुश्मन के रडार को हम धोखा दे सकते हैं। स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल करके हम साइलेंटली अंदर घुस सकते हैं उनके इलाके में और हाई वैल्यू टारगेट को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की जहां तक बात रही तो इंडियन एयरफोर्स ने इस ड्रोन में काफी इंटरेस्ट दिखाया है, जहां पर तकरीबन 60 यूनिट इनिशियली खरीदने की बात की जा रही है, लेकिन आगे चल के ये नंबर 100 को क्रॉस कर लेंगे। घातक के मुख्य रोल होंगे डीपी स्ट्राइक मिशंस, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। इनमें से हम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मान सकते हैं जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन है उसको। इस विमान में हमें इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी, एआई बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम और कावेरी इंजन हमें देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर एंट्री होती है इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी भी घातक यूकैप को अपनाना चाहती है, लेकिन एक नए तरीके से। वो है एयरक्राफ्ट कैरियर वेरिएंट के रूप में, जहां पर फ्यूचर में आप घातक ड्रोन को आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक स्टेल्थ ड्रोन सीधे कैरियर से ऑपरेट कर सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। कैरियर ऑपरेशन बहुत टफ होते हैं, इसलिए घातक के नेवल वेरिएंट में कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस होंगे, जैसे कि हमें एक स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कैरियर लैंडिंग बहुत हार्ड होती है, इसलिए एयरफ्रेम को मजबूत बनाना होगा। दूसरा, हैवी लैंडिंग गियर, हाई इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है। तीसरा, एलिस्टर हुक, यहाँ पर लैंडिंग के समय वायर पकड़ना एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर वायर मिस हुई तो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा हमें जो इंक्रीज्ड वेट है वो भी देखने को मिलेगा। नेवल वेरिएंट तकरीबन 14 से लेकर 14.5 टन तक जा सकता है इसका वजन, यानी ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि ऑलमोस्ट एक नया वेरिएंट ही हो जाएगा। और अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सुनने में चीजें जितनी आसान लगी हैं, शायद ये उतनी आसान हो ना। कैरियर लैंडिंग को पायलट्स कंट्रोल्ड क्रैश कहते हैं। बेसिकली पायलट के अनुसार इसकी लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है और नियर अबाउट एक विमान क्रैश लैंडिंग ही करता है पायलट में। अब इमेजिन सॉरी कैरियर में। अब इमेजिन करिए कि ये काम एक एआई ड्रोन करेगा। इसके लिए चाहिए एडवांस एआई लैंडिंग सिस्टम, रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, जैम रेजिस्टेंट कम्युनिकेशन और एक क्रिटिकल चीज़ वो है बोल्टर सिचुएशन, यानी कि ड्रोन अगर वायर को मिस भी कर दे तो तुरंत पावर देकर उसको फिर से उड़ने की कैपेबिलिटी हम प्रदान कर सके। और भी कुछ बदलाव करने के बाद हम इसको कैरियर ऑपरेशन में ला सकते हैं। फिलहाल ये चीज़ें इनिशियली चल रही हैं और भविष्य में इसमें बड़ी अपडेट्स आने वाली हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।